दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज सुनिए सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, मछुए की बेटी। चाहे राजा हो या आम आदमी, अपना सोचा कभी पूरा नहीं होता। ऐसी ही कहानी है मछुए चौधरी, उसकी बेटी तिन्नी, एक नौजवान मनोहर और राजकुमार कृष्णदेव की। ये कहानी सुनकर आप बहुत शांत महसूस करेंगे और आपको एक बेहतर नींद प्राप्त होगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। लेकिन उसके पहले थोड़ी तैयारी कर ले। तो सबसे पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है,
सुकून है, खामोशी है। तो चलिए आज की इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। चौधरी और चौधराइन के लाड़ प्यार ने तिन्नी को बड़ी ही स्वच्छंद और उन्मुक्त बना दिया था। वह बड़ी निडर और कौतूहल प्रिय थी। आधी रात, पिछली पहर, जब तिन्नी की इच्छा होती, वह नदी पर जाकर नाव खोलकर जल विहार करती और स्वच्छ लहरों पर खेलती हुई चंद्र किरणों की अटखेलियां देखती। यही कन्या चौधरी की सब कुछ थी, किंतु फिर भी आज तक चौधरी उसका विवाह ना कर सके थे, क्योंकि कन्या के योग्य कोई वर चौधरी को अपनी जात में ना दिखाई पड़ता था। इसीलिए तिन्नी अभी तक कुंवारी ही थी। नदी के पार और उस पार से इस पार लाने का चौधरी ने ठेका ले रखा था। चौधरी की अनुपस्थिति में तिन्नी अपने पिता का काम बड़ी योग्यता से करती थी और आज तिन्नी ही नदी किनारे आई थी। आज इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तिन्नी? एक युवक ने पूछा। तिन्नी ने नजर फिराई तो देखा मनोहर खड़ा है और तिन्नी ने जवाब में कहा, क्या तुम नहीं जानते? मनोहर ने कहा, क्या? यही कि राजा साहब आज उस पार जाएंगे, तिन्नी ने जवाब दिया। मनोहर ने चौंकते हुए कहा, कौन राजा साहब? तिन्नी ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें यह भी नहीं मालूम? मनोहर बोला, मैं आज ही तो आया हूं। तभी तिन्नी ने पूछा, तो फिर अब तक कहाँ थे? मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने घर और कहाँ। तिन्नी चिढ़ते हुए बोली, तो जैसे मैं रात दिन घाट पर ही तो बनी रहती हूं ना, इसीलिए मुझे सब कुछ जानना चाहिए और तुम्हें कुछ भी नहीं। तुम मुझे वैसे ही तंग किया करते हो। जाओ, अब मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। तिन्नी को चिढ़ाकर उसकी क्रोधित मुद्रा को देखने में मनोहर को विशेष आनंद आता था। इसीलिए वह प्रायः इसी प्रकार के बेसिर पैर के प्रश्न करके उसे चिढ़ा दिया करता था। किंतु आज तो बात जरा टेढ़ी हो गई थी। तिन्नी ने क्रोधावेश में यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि अब वह मनोहर से बोलेगी ही नहीं। इसीलिए मुंह फेर कर वह तेजी से घाट की ओर चल दी। मनोहर ने तिन्नी का रास्ता रोक लिया और बड़े विनित और नम्र भाव से बोला, तिन्नी, मुझे सब सच बता दे। मैं तेरा पतवार चला दूंगा, तेरा आधा काम कर दूंगा। तिन्नी के क्रोधित मुख पर हंसी नाच गई। मनोहर उसके साथ पतवार चलाएगा, उसे एक साथी मिल जाएगा। इस बात को सोचकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वह बोली, सच कहते हो? मेरे साथ तुम पतवार चलाओगे? देखो, बापू नहीं है, मैं अकेली हूं। यदि तुम सचमुच मेरे साथ पतवार चलाने को कहो तो फिर बताती हूं। मनोहर ने कहा, सच नहीं तो क्या झूठ बोलूंगा? मैं पतवार जरूर चलाऊंगा, पर पहले तुझे बताना पड़ेगा। रुको, बताती हूं, तिन्नी ने कहा। इधर अपने पास ही कोई रियासत है ना? यहाँ के राजा साहब नदी के उस पार शिकार खेलने जाएंगे। महीना 15 दिन का काम है मनोहर। खूब अच्छा रहेगा।
खूब पैसे भी मिलेंगे, मैं तुम्हें भी दिया करूंगी। पर इतना वादा करो कि जब तक बापू ना लौट कर आवे तुम रोज मेरे साथ पतवार चलाया करोगे। मनोहर ने खुश होते हुए कहा, यह कौन सी बड़ी बात है तिन्नी, यदि तू मान जा तो मैं तेरे साथ जीवन भर पतवार चलाने को तैयार हूं। तिन्नी ने भी हल्की सी हंसी देते हुए कहा। तिन्नी ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, तो जैसे मैंने कभी इनकार किया हो, नेकी और पूछ पूछ, तुम मेरा पतवार चलाओ और मैं इनकार कर दूंगी। मनोहर ने कहा, तिन्नी तो तुम मुझसे ब्याह क्यों नहीं कर लेती, फिर हम दोनों जीवन भर साथ साथ पतवार चलाते रहेंगे। क्षण भर के लिए तिन्नी के चेहरे पर लज्जा की लाली दौड़ गई, किंतु तुरंत ही वह संभल कर बोली, कहने के लिए तो कह गए मनोहर, किंतु आज मैं ब्याह के लिए तैयार हो जाऊं तो? मनोहर ने खुश होते हुए कहा, तो मैं खुशी के मारे पागल हो जाऊं। फिर उसके बाद तिन्नी ने कहा, फिर मैं तुम्हें रानी बनाकर अपने आप को दुनिया का बादशाह समझूंगा। मनोहर ने कहा। तिन्नी ने मजे लेते हुए मनोहर से कहा, अपने आप को बादशाह समझोगे? क्यों मनोहर? और मैं बनूंगी रानी, पर मैं रानी बनने के बाद पतवार तो ना चलाऊंगी, अभी से कह देती हूं। मनोहर ने हंसते हुए कहा, तब मैं ही क्यों पतवार चलाने लगा, मैं बनूंगा राजा और तुम बनोगी मेरी रानी, फिर पतवार चलाएंगे हमारे नौकर। अच्छा यह बात है, कहकर तिन्नी खिलखिला कर हंस पड़ी और दोनों हंसते हुए घाट की तरफ चले गए। एक बड़ी नाव पर राजा साहब और उनके पुत्र कृष्णदेव अपने कई मुसाहिबों के साथ उस पर जाने के लिए बैठे। तिन्नी कई मछुओं और मनोहर के साथ पतवार चलाने लगी। तिन्नी नाव भी खेती जाती थी और साथ ही मनोहर से हंस हंस कर बातें भी करती जाती थी। वायु के झोंकों के साथ उड़ते हुए उसके काले घुंघराले बाल उसकी सुंदर मुखाकृति को और भी मोहक बना रहे थे। कृष्णदेव उसके मुख की ओर स्थिरता के साथ देख रहे थे और इधर तिन्नी का ध्यान ही नहीं था। किंतु राजा साहब से पुत्र की मानसिक अवस्था छिपी ना रही। युवा काल में उनके जीवन में कई बार ऐसे मौके आ चुके थे। अब कृष्णदेव प्रायः प्रतिदिन ही जल विहार के लिए नौका पर आते और पतवार चलाने का काम बहुधा तिन्नी ही किया करती। कृष्णदेव के मुख प्रेम और आकर्षण ने तिन्नी को भी उनकी तरफ थोड़ा आकर्षित कर ही लिया था। जिस समय कृष्णदेव नौका पर आते उस समय अन्य मछुओं के रहते हुए भी तिन्नी स्वयं ही नौका चलाती। राजा साहब से कुछ छिपा ना था। कुमार रोज जल विहार के लिए जाते हैं और तिन्नी ही नाव चलाया करती है, यह राजा साहब ने सुन लिया था। अतएव बात को इससे अधिक बढ़ने ना देने के अभिप्राय से राजा साहब बिना शिकार खेले ही एक दिन अपनी रियासत को लौट गए। जाने को पिता के साथ कृष्णदेव भी गए, किंतु उनका हृदय मछुए के झोपड़े में तिन्नी के ही पास छूट गया था। रियासत पहुंचकर कृष्णदेव सदा उदास और ना जाने किन विचारों में निमग्न रहा करते। शायद उन्हें रह रहकर मनोहर के भाग्य पर ईर्ष्या होती थी। वह सोचते, मनोहर किस प्रकार तिन्नी के पास बैठकर नाव चलाया करता था।
तिन्नी कैसे घुल मिलकर हंसती हुई उससे बातें किया करती थी। एक मामूली आदमी होकर भी मनोहर कितना सुखी है। काश मैं भी एक मछुआरा होता और तिन्नी के पास बैठकर नाव चला सकता तो कितना सुखी होता। किंतु ये सब सोचने के बाद भी वो किसी से कुछ भी ना कहते। हाँ, अब उन्हें आखेट से रुचि नहीं थी। शतरंज के वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, किंतु अब मोहरों की ओर उनसे आंख उठाकर देखा भी ना जाता। अध्ययन से भी उन्हें बड़ा प्रेम था। उनकी लाइब्रेरी में विद्वान लेखकों की अच्छी से अच्छी पुस्तकें थीं, किंतु उन पर अब इंचों धूल जम रही थी। यार दोस्त आते, घंटों छेड़छाड़ करते, किंतु कृष्णदेव में तिल भर का भी परिवर्तन ना होता। उनके अंतर मन में कितना भयंकर तूफान उठ रहा था यह किसे मालूम था। कृष्णदेव अपनी वेदना चुपचाप पी रहे थे, किंतु उनकी आंतरिक पीड़ा को उनकी शारीरिक अवस्था बतला रही थी। उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। पिता से पुत्र की बीमारी छिपी न थी, वे सब जानते थे, किंतु वे चाहते यह थे कि बात किसी प्रकार दबी की दबी रह जाए, उन्हें उनके बीच में ना आना पड़े। कृष्णदेव उनका इकलौता पुत्र था। पुत्र की चिंता उन्हें रात दिन बनी रहती थी। तिन्नी के आनंदीय रूप और चातुर्य ने राजा साहब को आकर्षित ना किया हो ऐसा तो नहीं था, लेकिन थी तो वो आखिर मछुए की ही बेटी। राजा साहब उससे कृष्णदेव का विवाह करते भी तो कैसे। एक दिन राजा साहब कृष्णदेव के कमरे में गए। उस समय कृष्णदेव सोए हुए थे। आंखों के पास रोते रोते गड्ढे से पड़ गए थे। चेहरा पीला और शरीर सूखकर कांटा सा हो गया था। जमीन पर ही एक चटाई के ऊपर बिना तकिए के मखमली बिछौना पर सोने वाला उनका दुलारा कृष्णदेव ना जाने किस चिंता में पड़ा पड़ा सो गया था। राजा साहब की आंखों में आंसू आ गए। वे कुछ ना बोलकर चुपचाप कृष्णदेव के कमरे से बाहर निकल आए। दूसरे ही दिन रियासत से तिन्नी समेत चौधरी को बुलावा भेजा गया। उन्हें शीघ्र से शीघ्र उपस्थित होने की आज्ञा थी और साथ ही उन्हें लेने के लिए सवारी भी आई थी। इस घटना ने मोहल्ले भर में हलचल मचा दी। चौधरी बहुत घबराए। सोचा, अवश्य ही मेरी अनुपस्थिति में इस उदंड लड़की ने कोई अनुचित व्यवहार कर दिया होगा। राजा साहब जरूर नाराज हैं, नहीं तो तिन्नी समेत लाए जाने का कारण ही क्या हो सकता है। मोहल्ले वाले सभी चौधरी को समयोचित सीख देते हुए आए। अपनी अपनी समझ के अनुसार किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ, लेकिन तिन्नी का हृदय कुछ और ही बोल रहा था। तिन्नी, कहीं राजकुमार ने तुम्हें अपनी रानी बनाने के लिए बुलाया हो तो? तिन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ तुम मुझे अपनी रानी बनाते थे, कुछ राजकुमार बनाएंगे। तिन्नी, तुम सदा ही मेरे हृदय की रानी रही हो,
और हमेशा रहोगी। आज ऐसी बात क्यों करती हो? सो कैसे? बिना विवाह हुए ही मैं तुम्हारी या तुम्हारे हृदय की रानी कैसे बन सकती हूँ? तिन्नी ने रुखाई से पूछा। मनोहर ने आसानी से उसका जवाब देते हुए कहा, तिन्नी, रानी बनने के लिए विवाह ही थोड़ी जरूरी है। जिसे हम प्यार करें वही हमारी रानी। तिन्नी का चेहरा तमतमा गया। बोली, धत, मैं ऐसी रानी नहीं बनना चाहती। ऐसी रानी से तो मछुए की बेटी ही भली। और मनोहर के उत्तर की प्रतीक्षा ना करके पिता के पास जाकर मोटर पर बैठ गई और मोटर स्टार्ट हो गई। जब यह लोग रियासत में राजा साहब के महल के सामने पहुंचे तब कुछ अंधेरा हो चला था। इनके पहुंचने की सूचना राजा साहब को दी गई। चौधरी पुत्री समेत महल के सूने कमरे में बुलाए गए। कमरे में राजा साहब और कृष्णदेव को छोड़कर और कोई नहीं था। डर के मारे चौधरी का तो हुलिया ही बिगड़ गया था। किंतु तिन्नी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पिता पुत्री का उचित सम्मान करने के उपरांत राजा साहब ने मछुए को संबोधन करके कहा, चौधरी, हमने तुम्हें किस लिए बुलाया है ये कदाचित तुम नहीं जानते। चौधरी भय से कांप उठे, हाथ जोड़कर बोले, मैं तो महाराज आपका गुलाम हूं। राजा साहब बात काटते हुए बोले, हम तुम्हारी इस कन्या को राजकुमार के लिए चाहते हैं। तिन्नी ओठों के भीतर मुस्कुराई और चौधरी आश्चर्य से चकित हो गए। एक बार राजा साहब की ओर और फिर उन्होंने तिन्नी की ओर देखा। सहसा चौधरी को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। कहाँ मैं एक साधारण मछुआ और कहाँ वे एक रियासत के राजा। हमारे बीच में कभी रिश्तेदारी भी हो सकती है। फिर ना जाने क्या सोचकर भय विह्वल होकर चौधरी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह कन्या मेरी नहीं है। राजा साहब चौंक उठे। आश्चर्य से उन्होंने चौधरी से पूछा, फिर यह किसकी लड़की है? हाथ जोड़े जोड़े ही चौधरी बोले, महाराज, 15 साल पहले की बात है। नदी में बहुत बाढ़ आई थी। उसी बाढ़ में मेरे बुढ़ापे की लकड़ी यह कन्या मुझे मिली थी। यह एक घाट पर बहती हुई आई थी और इसके गले में एक छोटी सी सोने की ताबीज थी। ताबीज का नाम सुनते ही राजा साहब को ताबीज देखने की उत्सुकता हुई। उनके मस्तिष्क में किसी ताबीज की धुंधली स्मृति छा गई। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। पिता के आदेश से तिन्नी गले से ताबीज निकालने के लिए ताबीज के धागे की गांठ खोलने लगी। मछुए ने फिर कहना शुरू किया, महाराज, इस ताबीज का भी बड़ा विचित्र किस्सा है। एक बार ताबीज का धागा टूट गया। कई दिनों तक याद ना रहने के कारण यह ताबीज इसे ना पहनाई जा सकी। बस महाराज, यह तो इतनी ज्यादा बीमार पड़ी कि मरने जीने की नौबत आ गई। और फिर
ताबीज पहनाते ही बिना दवा दारू के ही चंगी भी हो गई। तब से ताबीज आज तक उसके गले में पड़ी है। राजा साहब को स्मरण हो आया कि 15 साल पहले उनकी लड़की भी टेंट के अंदर से बाढ़ में बह गई थी, जिसके गले में उन्होंने भी एक ज्योतिषी के आदेशानुसार ताबीज पहनाई थी। उन्होंने एक बार कृष्णदेव और फिर तिन्नी के मुंह की तरफ देखा। उन्हें उनके मुंह में बहुत कुछ समानता दिखाई पड़ी। तब तक तिन्नी ने गले से ताबीज निकालकर राजा साहब के सामने कर दिया। राजा साहब का हृदय बड़े ही वेग से धड़क रहा था। ताबीज हाथ में लेते ही राजा साहब ने मेरी कांति कहते हुए तिन्नी को छाती से लगा लिया। यह वही ताबीज थी जिसे ज्योतिषी के आदेश से राजा साहब ने पुत्री के गले में पहनाया था। पिता, पुत्री और भाई बहन का यह अपूर्व सम्मिलन था। सबकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। अब महल के पास चौधरी के रहने के लिए पक्का मकान बन गया। चौधरी अपने स्त्री समेत वहीं रहते हैं। अब उन्हें नाव नहीं चलानी पड़ती। रियासत की ओर से उनकी जीविका के लिए अच्छी रकम बांध दी गई है। राजमहल में रहती हुई भी कांति चौधरी के घर आकर तिन्नी हो जाती है। अब भी वह चौधरी के साथ उनकी थाली में बैठकर चौधराइन के हाथ की मोटी मोटी रोटियां खा जाती है। तिन्नी को बहन के रूप में पाकर कृष्णदेव को प्रसन्नता कम न थी। वे तिन्नी का साथ चाहते थे, चाहे वह पत्नी के रूप में हो या बहन के। तो ये थी आज की कहानी। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब समय हो गया है आपके सोने का। रात की चादर ओढ़े नींद अब आपके पलकों पर भी आ चुकी है। आपका मन शांत है और आप सुनहरी सी नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं। शुभ रात्रि। आजकल इतनी टेंशन रहती है कि नींद ही नहीं आती, है ना? अगर आप भी ऐसे ही किसी को जानते हैं जिसे नींद आने में ज्यादा समय लगता है या तकलीफ होती है, तो उसके साथ ये कहानी जरूर शेयर करें।